नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में मास्क आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप मास्क पहनकर अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए। ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। देश भर में अनलॉक की शुरुआत के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम ने बताया कि 21 जून से देश के से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। ये टीका केंद्र सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। अब तक केंद्र सरकार 45 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त टीका लगवाती थी, जबकि 18 से 45 साल की उम्र वालों को टीका राज्य सरकारें लगवा रही थी। अब केंद्र सरकार ही टीकाकरण का सारा काम करेगी। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी, यानी कि अब राज्य सरकारों को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। राज्यों के पास अब तक वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार उठाएगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। हालांकि पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष ने वार भी किया। विपक्ष ने 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त टीका लगवाने को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया फैसला बताया। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए। लेकिन टीके को लेके हर दिन नई नीति, हर दिन नीतियों में बदलाव, हमें लगता है इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। मोदी जी ने समझा कि मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे। तो मोदी पोजीशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार की नीति को असफल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के दबाव का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया, बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ये ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के पीएम के फैसले का स्वागत किया।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद केंद्र ने फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया। देशवासियों की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को, हमारे ऑनरेबल जजेस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जिन्होंने लगातार बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की नीति पर चल रही हेयरिंग में केंद्र सरकार को लताड़ा, डांटा और एक केंद्र सरकार की तरह काम करते हुए देश में हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन मुहैया करानी, उपलब्ध करानी और वैक्सीन लगाने का काम उनको सौंपा, जो जिसकी जिम्मेदारी उनकी थी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने पीएम के मुफ्त टीके के फैसले से देर से आए दुरुस्त आए फैसला बताया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार ने कई बार उनसे कही थी ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना क्यों नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है, अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दी। अच्छी बात है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात। सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के पीएम के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया, जिसका जवाब केंद्र सरकार ने भी दिया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक फ्री वैक्सीनेशन को सेंट्रलाइज करने की योजना 1 जून को ही पीएम मोदी के सामने रखी गई थी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि पीएम ने मीटिंग में इस योजना को मंजूरी भी दे दी थी और उसी दिन से इस प्लान पर काम शुरू हो गया था और सोमवार को इस बारे में ऐलान किया गया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को सुनवाई हुई थी, जबकि सूत्रों के मुताबिक इससे पहले ही बैठक में सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जो इस मुद्दे पर सियासत हो रही है और ये अब स्पष्ट किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि पहले ही मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। बिल्कुल, 1 तारीख को एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री की बैठक थे। उसमें सबको मुफ्त टीका देने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको प्रधानमंत्री ने मौखिक रूप से मंजूरी दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि सबके टीकाकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार को जवाब भी देना था। तो एक खाका सरकार के पास तैयार था। जब विपक्ष ने बहुत ज्यादा आवाज उठानी शुरू कर दी और दवा की बर्बादी से लेकर दवा के इस्तेमाल न होने के आरोप लगने लगे और कई राज्यों से ये रिपोर्ट आने लगी, तो ये फैसला प्रधानमंत्री ने किया है और ये एक बड़ा फैसला है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का। पूरे 18 वर्ष से ऊपर के सब लोगों को मुफ्त टीका देने की सरकार की योजना है, जो काफी अब जन जन तक पहुंचेगी और लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल अमिताभ, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार को अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। देखिए, ये पॉलिसी तो चल ही रही थी। सरकार तो पहले भी मुफ्त टीके दे रही थी और राज्यों को अपने अपने कोटे का वैक्सीनेशन का डोज दे रही थी। 16 जनवरी से एक बहुत बड़ी योजना शुरू हुई, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की योजना, जिसमें सबसे बड़े आबादी को कवर किया जाएगा। तो तब भी केंद्र सरकार मुफ्त की दवा सबको दे रही थी। जो 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं सबको मुफ्त की दवा दे रही थी और प्रायोरिटी भी तय की गई थी कि पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को मिलेगा। ये तमाम चीजें थी और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि ये तमाम बातें और जो प्रायोरिटीज थी किनको पहले दिया जाएगा, ये तय की गई थी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद, सांसदों और तमाम संसदीय दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद, तो सबके सहमति के बाद यह तय हुआ था। इसलिए किसी को निंदा करने का और सवाल उठाने का इस पर कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल अपने राष्ट्र के नाम संदेश में भी कहा है। इसलिए ये जो निजी अस्पताल खरीदेंगे, ये भी योजना पहले से चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये अब सुनिश्चित कर दिया है कि 18 वर्ष के सब ऊपर के सब का खर्च का वहन मुफ्त टीकाकरण की योजना अब केंद्र सरकार वह करेगी। मोदी सरकार उसको सबको टीके दिलवाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल भी चल रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे तो तमाम जानकारियां मिली है और केंद्र सरकार ने विपक्ष को जवाब भी दिया है। पीएम के मुफ्त टीका देने के ऐलान का बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों के नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने देश की मन को ठीक से पढ़ के
फिर एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। भारत सरकार नागरिकों को अपने खर्चे से टीका लगाने की जिम्मेदारी लिया था। भारत सरकार विशेष करके प्रधानमंत्री जी ने अपने जवाबदेही, अपने राजनीतिक कौशल्यता और उन्होंने एक संवेदनशील जिम्मेदार निर्णय आज उन्होंने किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय वैक्सीन पॉलिसी को लेके जिसका उन्होंने आज उद्घोष किया है, वो अपने आप में पूरे देश के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। वैसे में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की भ्रम फैला रही है, रणदीप सुरजेवाला निकलकर कह रहे हैं और बाइट दे रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए फ्री नहीं होगा, ये मुफ्त नहीं होगा, ये सरासर गलत है, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, हर किसी के लिए ये जो वैक्सीन है ये मुफ्त होने वाला है। संकीर्ण राजनीति से प्रधानमंत्री हमेशा ऊंचा सोचते हैं, देश का सोचते हैं, और इसलिए पहले जब राज्यों ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण के आधार पर हम कुछ मात्रा में टीका खरीदी करेंगे और देंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था। लेकिन जब 15 दिन के बाद सभी राज्यों को अनुभव आया और उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए, तो वो निर्णय किया। ये संघ राज्य भावना को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी कदम है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले के लिए पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम की अगुवाई में वैक्सीनेशन का ये अभियान अब सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से चल सकेगा। निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से सफलता के साथ चलेगा। मैं एक बार फिर अपनी ओर से और अपने राज्य की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के फैसले को जनहित में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राज्यों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने वैक्सीनेशन पर पीएम के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन फ्री देनी चाहिए, क्या ये उसका प्रेशर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब सभी राज्यों के लिए पूरी तरह से फ्री कर दिया वैक्सीन, या उनका जवाब है? किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि पहले तो आज का दिन प्रधानमंत्री की स्पष्टवादिता के लिए और देश में जो भ्रम फैला था उसको दूर करने के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पहले भी जो वैक्सीन जा रही थी राज्यों में उसका 50% भारत सरकार ही दे रही थी। अगर देश में अनाज जा रहा था तो पहले चरण की महामारी में ही 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त अनाज मिला तो वो भारत सरकार की प्रधानमंत्री की योजना थी। मुझे लगता है कि किसी भी मामले में कोई भ्रम नहीं था, पर हाँ कांग्रेस हो या बाकी जो विपक्षी दल है उन्हें भ्रम फैलाने का काम किया। हजारों भ्रम फैलाए जाएं लेकिन एक सच उसको कैसे ख़त्म करता है मुझे आज के दिन का गवाह है। और मुझे लगता है जो जहाँ तक सवाल रोड मैप का है, रोड मैप बड़ा स्पष्ट है कि दिसंबर तक 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा के लोगों को 100% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये रोड मैप प्रधानमंत्री ने दिया था। आज उन्हें जिस प्रकार से स्पष्ट किया है उससे देश के वैज्ञानिक और उनका अभिनंदन करना होगा, किसान का अभिनंदन करना होगा कि भंडार भरे और उसके बाद लोगों को उनका उपयोग हुआ। ये उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। वैक्सीन है, वैज्ञानिकों ने उपलब्ध कराई है, पहले हमें दशकों में नहीं मिलती थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, लेकिन आज उपलब्ध है। लेकिन लूटने की इजाज़त किसी को नहीं होगी, व्यापार करने की इजाज़त होगी, सेवा करने की इजाज़त होगी, लेकिन लूटने की इजाज़त नहीं होगी। गोवा के पास समंदर में एक जहाज के कैप्टन को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया गया कि
उस जहाज के कैप्टन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसकी खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड ने बिना वक्त गंवाए एक चेतक हेलीकॉप्टर को उस जहाज के कैप्टन को लाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर समंदर में जहाज के पास मंडराता दिखा। वहीं बीमार कैप्टन की हालत लगातार खराब हो रही थी। इसके बाद उन्हें वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने सहारा देकर एयरलिफ्ट करवाया। हालांकि तेज हवाओं की वजह से इस ऑपरेशन में काफी परेशानी भी हुई, लेकिन किसी तरह जहाज के कैप्टन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर किनारे तक लाया गया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और टीएमसी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल पर हमला बोला, उन पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा दिया तो राजभवन ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। इस बीच इस पूरे विवाद में बीजेपी के नेता भी कूद पड़े, जिससे विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जब ये ट्वीट आया तो बंगाल में विवाद की नई हवा का अंदाजा हर किसी को हो चुका था। महुआ मोइत्रा ने इस ट्वीट में दावा किया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने परिवार के लोगों और करीबियों को राजभवन में अपॉइंट किया। तंज का अंदाज ऐसा कि राज्यपाल को अंकल जी कहा, साथ में एक लिस्ट नत्थी कर दी जिसमें 6 लोगों को उनका रिश्तेदार बताकर नौकरी देने का आरोप मढ़ दिया। एक के बाद एक ट्वीट में महुआ ने राज्यपाल धनखड़ पर तीखे हमले किए और उन्हें बंगाल की हालत ठीक करने के लिए राज्य छोड़कर जाने की सलाह दे डाली। इस सलाह में यह भी बता दिया गया कि दिल्ली लौटकर वो यूपी के मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री के सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। विवाद में मानो कोई कसर बाकी रह गई हो। सो महुआ ने दूसरे दिन बयान में भी कोताही नहीं बरती। वो कौन आपके रिश्तेदार में लगते हैं, कौन अपने जीजा के रिश्तेदार में लगते हैं, वो आप समझे। वो ये आपने सरासर झूठ कहा है कि आपसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटी नहीं है, ये सब सारे आपने वहाँ पे जुगाड़ किया है। ट्वीट की भाषा और महुआ के अंदाज पर विवाद तो होना ही था। बात बढ़ी तो बीजेपी के नेताओं ने भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं से पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खुद ट्वीट कर महुआ के आरोपों का जवाब दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने महुआ के आरोपों को न केवल सिरे से नकारा बल्कि उन्हें गलत करार दिया। राज्यपाल धनखड़ ने दावा किया कि उनके ओएसडी 3 राज्यों से हैं और सभी 4 अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। इनमें से कोई भी उनका करीबी और रिश्तेदार नहीं है। 4 तो उनकी जाति के भी नहीं और न ही उनके राज्य से हैं। विवाद बढ़ा तो महुआ ने कहा कि उनके पास लोकतांत्रिक अधिकार है जो उन्हें राज्यपाल से सवाल पूछने का हक देते हैं, लेकिन राज्यपाल को विवाद में घसीटने पर बीजेपी भड़क गई। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने तो महुआ की शैली पर हल्ला बोला ही, केंद्रीय मंत्रियों को भी टीएमसी का अंदाज नागवार गुजरा। टीएमसी के जो सांसद जो इस तरीके की भाषा यूज़ करने के लिए मशहूर है, उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो सरेआम झूठ है। वो गवर्नर साहब ने ट्वीट करके उसका खुलासा कर दिया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। कोई भी सरनेम का अगर 4 लोग दिख जाएं तो वो आपके लोग हैं या आपके रिश्तेदार हैं, ये साबित होता है क्या? इतनी अराजकता, इतनी एनार्की, इतना अहंकार तो हमने कभी आज तक इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं देखा। आप न संविधान को मानेंगे, न आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन उस वक्त से चली आ रही तल्खी खत्म नहीं हुई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार बंगाल की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन टीएमसी राज्यपाल पर मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाती रही है। इस खींचतान की वजह को एक बार फिर राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था से हटाने की कवायद करार दिया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की सक्रियता पर तृणमूल कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए उसकी चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश रच रही है। वहीं बीजेपी राज्य में खराब कानून व्यवस्था को बार बार मुद्दा बनाती है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की चाल चलती रहती है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी अब भी जारी है, जबकि सूबे में चुनाव के बाद नई सरकार बन चुकी है। पाकिस्तान के कराची में एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा कोहराम मचा कि वहां दिन दहाड़े दंगे भड़क गए। आरोप है कि सिंध की सरकार मुनाफा कमाने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट की आड़ में वहां के मूल निवासियों का हक मार रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली गई। इसी वजह से हजारों की आग बबूला भीड़ ने बहरिया टाउन कराची नाम की हाउसिंग सोसाइटी पर धावा बोल दिया और इतना उत्पात मचाया कि करोड़ों के प्रोजेक्ट की सूरत ही बिगड़ गई। उधार तो जगह
तस्वीरों में दुकानों के शीशे चकनाचूर और उनका सामान सड़क पर पड़ा दिखा। जमकर तोड़फोड़ की गई और जो टूट नहीं पाया उसे जलाकर राख कर दिया गया। हाउसिंग प्रोजेक्ट में मौजूद कारों के शोरूम भी नहीं छोड़े गए, उन्हें फूंक दिया गया और लाखों की कारें कबाड़ में बदल गईं। बताया गया कि सिंध एक्शन कमेटी नाम के राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन ने हाउसिंग सोसाइटी के बाहर धरना देने का ऐलान किया था, जिसका हिस्सा बनने के लिए सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध प्रांत से हजारों लोग कारों, बसों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे। लेकिन फिर अचानक प्रदर्शनकारियों की टोली बेकाबू हो गई। उसने हाउसिंग सोसाइटी की बड़ी सी एंट्रेंस पर आग लगा दी और एंट्री पर लगे बैरिकेड तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर से डरावनी वाली तस्वीरें सामने आई। वहां टायर से तेल निकालने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी और इससे हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेल लीक होने की वजह से हादसा हुआ, जिससे फैक्ट्री का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते उसके आसपास धुएं का गुबार फैलने लगा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस हादसे की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। 1-2 घंटे में आग पर काबू पा गया। कोई चोट चपेट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग को फैलने से तो बचा लिया, लेकिन उसके बुझने तक फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। दिल्ली में एक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कांग्रेस ने घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का अपना वादा भूल गई है। और इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर अचानक पहुंच गए। वादा था मुख्यमंत्री का फ्री वैक्सीन, यहाँ प्राइवेट अस्पतालों के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कैंप में मनीष सिसोदिया पहुंच चुके थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ डिप्टी सीएम की तरफ दौड़ने लगी। कुछ पुलिस वालों और निजी सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धकेलकर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम के काफिले की गाड़ियों तक पहुंच गए, लेकिन इसके आगे जाने से उन्हें पुलिस ने रोक लिया। वहीं रुककर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो कार है मनीष सिसोदिया के काफिले की है, तो आप देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन गई है। लेकिन इस हंगामे से बेपरवाह मनीष सिसोदिया ने रिबन खोलकर एक निजी अस्पताल के ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी उन्होंने केंद्र पर डाल दी। केंद्र सरकार से भी कहता हूं कि एक तो वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डेटा सार्वजनिक करें। किस राज्य को कितनी मिल रही है, किस एज ग्रुप के लिए कितनी मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर को कितनी मिल रही है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में बिना गाड़ी से उतरे ही वैक्सीन लगवाई जा सकती है, जिसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज में बड़ा बदलाव किया है। हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक ऐसे मरीजों को किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना वायरस के इलाज की गुत्थी भी सुलझने लगी है। महामारी की 2 लहरों के बीच डॉक्टर अब इसके इलाज को कुछ कुछ समझने लगे हैं। यही कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब हल्के लक्षण वाले मरीजों और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने ऐसे सभी कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नई गाइडलाइन के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। अब ऐसे मरीज जिनकी कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन उनमें एक भी लक्षण नहीं दिखे, उन्हें किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी तरह की दवाई न लेने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं है। ऐसे मरीज सेहतमंद खान-पान से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। यानी ऐसे मरीज अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन समेत कोई दवा नहीं लेंगे। ऐसे मरीजों को भाप और विटामिन की गोलियां लेने से भी मना कर दिया गया है। जैसे ही किसी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, वो घबरा जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन उनके लिए काफी राहत भरी है। केंद्र की गाइडलाइन साफ कहती है कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को कोई गंभीर खतरा नहीं है। यही नहीं, हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए भी नई गाइडलाइन नए दिशा निर्देशों के साथ सामने आई है। कोरोना की 2 लहरों में बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज भी अस्पतालों में बिस्तर के लिए भागदौड़ करते और उनके परिजन परेशान होते दिखे। लेकिन अब सरकार कोरोना पॉजिटिव आने पर ही परेशान होने वालों को इससे बचने की सलाह तो दे ही रही है, साथ ही उन्हें इससे उबरने के लिए क्या करना है ये भी बता रही है। सरकार की नई गाइडलाइन में हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। इसके मुताबिक ऐसे मरीजों को बुखार और ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखनी होगी। बुखार होने पर सिर्फ पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बीमारियों की जो दवाएं चल रही हों उसे जारी रखें और जरूरत पड़ने पर
टेली कंसल्टेशन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर की सलाह लें। बताया गया है कि जिन दवाओं को लिस्ट से हटाया गया है, दरअसल उनको कम लक्षण वाले मरीजों को अभी तक एहतियात के तौर पर दिया जा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अच्छे खान पान, कोविड प्रोटोकॉल और पॉजिटिव सोच के जरिए कम लक्षण वाले कोरोना मरीज आसानी से कोरोना को मात दे सकते हैं। यही नहीं, अगर आप में लक्षण नहीं है और अगर कोरोना के हल्के लक्षण आते हैं तो ज्यादा टेस्ट कराने से भी बचने की सलाह दी गई है। साथ ही ऑक्सीजन और स्टेरॉइड किन मामलों में दिया जाएगा, इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलते ही दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखने लगा। दोनों ही शहरों को धीरे धीरे अनलॉक करने की योजना बनाई गई। लेकिन अनलॉक के दूसरे चरण के पहले ही दिन दिल्ली के आईटीओ पर ट्रैफिक जैम हो गया। अनलॉक शुरू हुआ तो सड़कों पर ट्रैफिक जैम की समस्या भी नजर आने लग गई है। इस वक्त आईटीओ पर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आपको गाड़ियों की भीड़ नजर आएगी। सड़कों पर ट्रैफिक जैम का अंदेशा सरकार को पहले से था, इसीलिए इस चरण में आधी क्षमता के साथ मेट्रो को चलाने का फैसला भी लिया गया है। दिल्ली में भीड़ केवल सड़कों पर नहीं, मंडियों में भी दिखने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझ रहे। मास्क अभी भी मास्क लगाया ठीक से, नहीं लगता फायदा लूज हो जाता है, उतर जाता है नीचे। हालात मुंबई के भी कुछ अलग नहीं रहे। छूट मिलने की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। लोग लापरवाही न बरतें, इसके लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान भी सख्ती से चलाया। कोई बिना वजह बाहर निकलकर घूमे ना, इसके लिए मुंबई पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया है। मुंबई में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई जो घरों से निकलने की ठोस वजह नहीं बता पाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में उद्धव ठाकरे आधिकारिक रूप से मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और टाउटे तूफान से हुए नुकसान का मुद्दा उठा सकते हैं। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात होनी है। मुलाकात के समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे सुबह 7 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी से उनकी मीटिंग तय है। इसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सदन में प्रेस को संबोधित भी करेंगे। शरद पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के मार्गदर्शक है, और मराठा आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो, कल माननीय पंतप्रधान महोदय जी के साथ जो मुख्यमंत्री जी की मुलाकात है, इसके बारे में जो भी चर्चा हो, इसलिए आज आदरणीय पवार साहब मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से विवाद की जड़ बने यरूशलेम में 23 साल की एक लड़की की गिरफ्तारी पर पुलिस स्टेशन ही जंग का मैदान बन गया। असल में पूर्वी यरूशलेम के एक छोटे से इलाके शेख जर्राह में सालों से बसे फिलिस्तीनियों को खदेड़कर वहां इजराइल के लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में गिरफ्तार की गई लड़की वहां महीनों से हो रहे प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही है। ऐसे में जब प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही लड़की को पुलिस पकड़कर ले गई तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर ही धावा बोल दिया। सामने आई एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी तो एक पुलिस वाले से हाथापाई करने के मूड में दिखा। बवाल बढ़ा तो इजराइल की पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को पस्त करने के लिए बाजुएं चढ़ा ली। पुलिस ने धुआं और तेज आवाज करने वाले इतने हथगोले फेंके कि वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। ऊपर से हथगोलों के विस्फोट की कान फाड़ आवाज सुनकर तो पूरा इलाका ऐसा दहला जैसे वहां बम ब्लास्ट हुआ हो। जिस लड़की की गिरफ्तारी पर यरूशलेम में दिन दहाड़े बीच सड़क पर इतना उत्पात मचा, उसे तो छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना को कवर करने पहुंचे कुछ पत्रकार ही जख्मी हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच चुके हैं। इन सबके बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अभी निजात नहीं मिलने वाली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक देश में पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक भारत 80% तेल आयात करता है, इसलिए इसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है।
45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन नाम से अभियान शुरू किया। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए उनके इलाके के पोलिंग बूथ में ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाएगी। इस दौरान अब तक जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उन्हें उनके घर जाकर स्लॉट और वैक्सीन की जानकारी दी जाएगी। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने और ले जाने के लिए सरकार की तरफ से ई रिक्शा का इंतजाम भी किया जाएगा। दिल्ली में कुल 280 वार्ड है। ऐसे में हर हफ्ते 70-70 वार्ड में यह अभियान चलाया जाएगा। यानी अगले 4 हफ्तों में दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीके की पहली खुराक देने का टारगेट रखा गया और बताया गया कि जब दूसरी डोज लगाने का वक्त आएगा तब फिर ऐसा ही अभियान लगाया जाएगा। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कहानी में नया मोड़ आ गया है। जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी ने कथित अपहरणकर्ताओं के नाम पुलिस को बताए, जिसके बाद एंटीगा सरकार ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कहानी में दिन ब दिन नया मोड़ आता जा रहा है। मेहुल चोकसी ने एंटीगा पुलिस के सामने एक बड़ा बयान दिया है। मेहुल के वकील के मुताबिक उसने कथित अपहरणकर्ताओं के नाम पुलिस को बताए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेहुल ने अपने किडनैप प्लान के जो राज पुलिस को बताए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एंटीगा पुलिस के सामने अपने कथित अपहरण की पूरी कहानी को बयां किया है। एंटीगा पुलिस के सामने दावा करते हुए मेहुल चोकसी ने कहा, 8 से 10 ऐसे लोग जिन्होंने खुद को एंटीगा पुलिस का बताया, मुझे बेरहमी से पीटा, मुझे जरा सा ही होश था। उन्होंने मेरा फोन, घड़ी और पर्स ले लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझे लूटना नहीं चाहते हैं और उन्होंने मेरा पैसा लौटा दिया। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के आरोपी और डोमिनिका में प्रत्यर्पण केस का सामना कर रहे मेहुल चोकसी ने कहा है कि वो भारतीय एजेंसियों से भाग नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इलाज कराने के लिए देश छोड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को कानून का सम्मान करने वाला नागरिक भी बताया। मेहुल चोकसी ने भारतीय एजेंसियों को अपना इंटरव्यू लेने का न्योता देते हुए ये भी कहा कि वो उनके हर सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि मेहुल चोकसी प्रत्यर्पण से बचने के लिए अपनी ही अपहरण की थ्योरी गढ़ रहा है। यही वजह है कि एंटीगा सरकार भी इस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस बारे में मेहुल चोकसी के वकील ने पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत की है। एंटीगा के पीएम गैस्टन ब्राउन के मुताबिक मेहुल चोकसी के वकील ने पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत की है। उसमें कथित तौर पर हुए अपहरण में शामिल लोगों के नाम भी बताए गए हैं। मेहुल चोकसी से जुड़ी इन तमाम थ्योरियों के बीच न्यूज़ 18 को एक बेहद खास तस्वीर मिली है, जिसमें मेहुल चोकसी के साथ उसका वो एजेंट भी दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि चोकसी को एंटीगा से फरार करवाने के प्लान का मास्टरमाइंड यही शख्स है। 13,500 करोड़ के गबन का आरोपी मेहुल चोकसी भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए विदेशों में भागा फिर रहा है। कई बार ऐसा भी मौका आया जब हजारों करोड़ का चूना लगाने वाला ये हीरा कारोबारी भारत की पकड़ में आते आते बच गया। डोमिनिका से पकड़े गए मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा लेकर एक भारतीय दल चार्टर्ड प्लेन से वहां पहुंचा था, लेकिन ये मामला एक बार फिर टल चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एजेंसियों को मेहुल चोकसी कब और कैसे सौंपा जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद एक क्रिकेट मैच कराया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और खिलाड़ी भी कोरोना के खतरे से बेपरवाह क्रिकेट खेलते रहे। मैच की आखिरी गेंद का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें मैच खत्म होते ही भीड़ मैदान में दौड़ती हुई दिखी। ये वीडियो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लगान फिल्म में आखिरी गेंद पर छक्का पड़ते ही पूरा गांव मैदान में आ गया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलवामा में क्रिकेट के मैदान में झूमते हुए दौड़ने वाली भीड़ कोरोना संकट के दौरान की है। न किसी के चेहरे पर मास्क दिखा, न ही दूरी का कोई लिहाज दिखा। वीडियो वायरल होते ही मैच कराने वाले 5 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। भारत में तैयार वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स दिल्ली में इसके लिए स्क्रीनिंग शुरू हो गई। इस ट्रायल में 2 साल से 18 साल तक के वॉलंटियर्स भी शामिल किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में इसकी स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। 2 साल से लेकर 18 साल तक के वॉलंटियर्स को इसमें शामिल किया गया है। एम्स पटना में पहले ही इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 11 मई को ही इस वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति दी थी। लेकिन इस वक्त दिल्ली एम्स में 12 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र वालों को ही इस ट्रायल में शामिल किया गया है।
इसके लिए अभिभावक तय समय पर वॉलंटियर्स को लेकर अस्पताल पहुंच गए। कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद इन बच्चों को ट्रायल में शामिल कर लिया गया और इसके लिए अभिभावकों की सहमति तो ली ही गई, साथ ही साथ बच्चों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। प्रक्रिया तो सेम ही है जो क्लिनिकल ट्रायल्स की होती है। जो एडल्ट में प्रक्रिया अपनाई गई थी वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। जो मेन देखना होता है कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो, और हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए नहीं था कोई भी कि सेफ वैक्सीन हो, इफेक्टिव वैक्सीन हो, कि कल अगर बच्चों को देने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास उसका जो है डेटा होना चाहिए कि बच्चों के लिए कोई सेफ वैक्सीन एक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए जो है क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और उसे वही पर्पज़ है इस क्लिनिकल ट्रायल का भी। इस पूरी कोशिश का मकसद बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की तलाश है। माना जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद डॉक्टरों की ये तलाश पूरी हो जाएगी। चूंकि बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए ऐसे ट्रायल की जरूरत महसूस की गई। जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल देश के अलग अलग हिस्सों के 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी, दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। जानकार इन कयासों को गलत बताते हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा होगा। हालांकि एम्स में क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के लिए जितनी बड़ी संख्या में अर्जी आई, उससे विशेषज्ञ खुश हैं। एम्स में इस ट्रायल से जुड़े डॉक्टर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डॉक्टर संजय के राय बताते हैं कि बच्चों में ट्रायल की वही प्रक्रिया है जो बड़ों के लिए थी। अगर बालिग कोई नहीं है तो 18 साल से कम के बालिग नहीं होते तो अपना कंसेंट नहीं दे सकते, तो उसमें अभिभावक उसका कंसेंट देते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं या उनका जो केयर गिवर होता है वह उसका जो है कंसेंट देता है, और कंसेंट देने के बाद बच्चों को भी हम इन्फॉर्म करते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर इस ट्रायल के नतीजे अच्छे आए तो न केवल ये बच्चों के लिए राहत भरी खबर होगी, बल्कि पूरे देश भर के माँ बाप के लिए भी सुकून भरा पल होगा, क्योंकि बच्चों को लेकर हर कोई अंदेशों से घिरा हुआ है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में अभी 6 से 9 महीने लगेंगे। बीते हफ्ते एम्स पटना में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। पटना एम्स और दिल्ली एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी ट्रायल होंगे। सबसे पहले 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा, इसके बाद 6 से 12 साल के बच्चों को और आखिर में 2 से 6 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रायल के नतीजों के हर पहलू का विश्लेषण विशेषज्ञ करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर सब कुछ संतोषजनक रहा तो भारत के पास बच्चों के लिए बनी वैक्सीन खुद की अपनी होगी। इसमें यह भी ध्यान रखिए कि बार बार जानकारों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना का असर बच्चों पर होगा और तीसरी लहर बच्चों पर आफत साबित होगी, लेकिन इसका अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं आया है, इसलिए बेवजह तनाव ना पालें। करीब 1 महीने बाद देश की राजधानी दिल्ली में 50% यात्रियों के साथ मेट्रो ट्रेन सेवा भी एक बार फिर शुरू कर दी गई। हालांकि भीड़ बढ़ जाने की वजह से कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद भी करना पड़ा, लेकिन ज्यादातर मेट्रो स्टेशनों पर ऐसी नौबत नहीं आई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोगों ने मेट्रो ट्रेनों में सफर किया। स्टेशनों पर कोरोना से बचाव के जरूरी और कड़े इंतजाम भी दिखाई दिए। आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी यात्रियों के तापमान की जांच करते दिखे। यही नहीं, उनके हाथों और सामान को भी सैनिटाइज किया गया। कुछ यही हाल दिल्ली के बाकी मेट्रो स्टेशनों पर भी नजर आया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मेट्रो को ट्रेनें चलाने के लिए मंजूरी दी है। पहले दिन मेट्रो ट्रेनों में ज्यादा लोग तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन जिन लोगों ने भी सफर किया वो इन तैयारियों से काफी खुश नजर आए। आज से मेट्रो की सेवा ओपन हुई है तो उसके लिए जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं 1 महीने से घर ही पे था। अनलॉक के दूसरे चरण में कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रा के लिए कई पुराने नियम बदल दिए गए और उनकी जगह नए नियम बनाए गए हैं।